है वैसे हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, तब हमने थोड़ा हिस्टोपैथोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया होगा। इसके अंदर फोमी मैक्रोफेजेस, फैटी स्ट्रीक्स, ये सब चीजें थी। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बस डायग्नोस कैसे करना है वो पता होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स वहां पे काम आएंगे कि आपने डायग्नोस कैसे करना है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए और ट्रीटमेंट आना चाहिए, यही चीज आपसे पूछेंगे। अच्छा, मेडिसिन पढ़ने का ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डीडी बना के पढ़ो। अब डीडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कैसे बन सकते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये आपको पता हो कि हमने स्टेबल एंजाइना कब कहना है, हमने अनस्टेबल एंजाइना कब कहना है, हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कब कहना है, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज में सीवीएस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज है अंजाइना की और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की। अंजाइना और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम दो अम्ब्रेला टर्म्स हैं। अम्ब्रेला टर्म्स का मतलब होता है इनके आगे सबसेट्स भी हैं, ठीक है। अंजाइना के अंदर स्टेबल एंजाइना आता है, प्रिंस मेटल एंजाइना आ जाता है, ठीक है। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर अनस्टेबल एंजाइना आ जाता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाता है। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। आगे हर एक के हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज लिखी हुई है इंसिडेंस, ये जो लिखे होते हैं परसेंटेजेस बताई होती हैं, ये नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आप इनको पहले से ही बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इवन पैथोजेनेसिस, ये भी करने की जरूरत नहीं होती मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन के अंदर मेन फोकस आपका होना चाहिए क्लिनिकल फीचर से कैसे देख के आपने डायग्नोसिस बनाना है और फिर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट के ऊपर। अच्छा, हमें ये पता है पहले कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथीरोस्क्लेरोसिस है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेयर कॉजेज हो सकती हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज करा सकती हैं। उनके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टाइटिस, ठीक है, या वेस्कुलाइटिस, या कोई ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, ठीक है। कुछ मैंने र्यूमेटोलॉजी के सेशंस करवाए हैं पीछे, वो मैं दोबारा रिपीट कराऊंगी जिनके रह गए हैं। लेकिन ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स से भी हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोकोगुलेंट स्टेट्स जनरेट हो सकती हैं। प्रोकोगुलेंट स्टेट्स जनरेट होने का मतलब है कि क्लॉटिंग जो है, थ्रोम्बस बन सकता है वहां पर, एम्बोलस बन सकता है वहां पर। ये सारी कॉजेज हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। और तो ये हो गई सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, दैट वी नो इज एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद जो रेयर कॉजेज आ जाती हैं, एओर्टाइटिस आ जाता है, वेस्कुलाइटिस आ जाता है, ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आगे जो पेज है ये आप लोग पहले ही करके आ चुके हो। ये जो फिगर नंबर 16.54 लिखी हुई है ना, द 6 स्टेजेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले क्या होता है कि आइसोलेटेड माइक्रोफेजेस बनते हैं, फॉर्म सेल्स बनते हैं। फॉर्म सेल्स के बाद उनके अंदर लिपिड की एक्यूमुलेशन होना शुरू होती है, फैटी स्ट्रीक बनती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का पूरा कैसे प्लैक बनता है वो बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेजेस या टाइप 3 के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, पहले सिर्फ इंट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर लिपिड की एक्यूमुलेशन हो रही थी, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर भी लिपिड की एक्यूमुलेशन होती है। फिर टाइप 4 के अंदर वो एथेरोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फाइब्रोटिक लेयर आ जाती है। और टाइप 4 में कॉम्प्लिकेटेड, उसके अंदर हो सकता है हेमरेज हो जाए, हीमाटोमा बन जाए, थ्रोम्बस बन जाए। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये हमारा 4th ईयर का नॉलेज है कि क्या हो रहा था, फैटी सेल्स थे, फॉर्मी मैक्रोफेजेस थे, क्या था। अच्छा, जब हमारे करने वाली चीज है ना, वो ये टेबल है। ये किसी सेंडअप का मैंने सवाल जरूर देखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर कि हमारे प्रॉफ में क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रेजेंट कैसे कर सकती है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक मार्क कर लो, ये आप लोगों को आना चाहिए। डेविडसन के टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट बुक कर भी रहे हो ना, तो एटलीस्ट साथ साथ डेविडसन के टेबल जरूर देख लेना। सर क्या हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कैसे प्रेजेंट कर सकता है? सबसे पहले स्टेबल एंजाइना के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। स्टेबल एंजाइना का पेशेंट हमेशा एक्सर्शन के साथ, या एक्सर्शन पे जो पेन होती है ना, दैट इज स्टेबल एंजाइना, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट रेस्ट पे है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा पेशेंट को, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और इनएडिक्वेट होगी सप्लाई, तो पेशेंट जो है पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, दैट इज स्टेबल एंजाइना। व्हाट इज अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना की जो पेन होती है दैट इज एट रेस्ट,
ये फर्क है स्टेबल में और अनस्टेबल एंजाइना में। स्टेबल एंजाइना की पेन जो थी वो एक्सर्शन के बाद, एक्सरसाइज के बाद, किसी एक्टिविटी के बाद होती है। जो अनस्टेबल एंजाइना की पेन होगी वो रेस्ट पे होती है पेशेंट को, ठीक है। और फिर आगे जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, पेन वो भी रेस्ट पे ही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ ईसीजी में और हमारे बायोमार्कर्स में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। बेसिकली ये जो आगे हार्ट फेलियर, एरिथमिया और सडन डेथ है ना, ये एमआई की ही तीनों कॉम्प्लिकेशंस बताई हुई हैं। पेशेंट एमआई के साथ प्रेजेंट करेगा और वो हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं जब भी इन्फाक्टेड एरिया होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑल्टर्ड कंडक्शन होगी, तो एरिथमियाज के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और सडन डेथ, एरिथमिया का जो मोस्ट कॉमन सडन डेथ की कॉज है दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, सडन डेथ करा सकते हैं। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं ये आपको आ सकता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ये आप लोगों ने लिस्ट डाउन ऐसे कर देना है। स्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना, एमआई, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज और सडन डेथ के साथ। ओके, ये फिर वही सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। आप इसको अपने तौर पर मॉडिफाइड में और अनमॉडिफाइड मॉडिफाइबल में रिस्क फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन सी चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हो, किन रिस्क फैक्टर्स को नहीं कर सकते, कौन से परमानेंट होते हैं, कौन से टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस का, प्रोकोगुलेंट स्टेट्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में रन कर रही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाइपरटेंशन इंड्यूस करती है एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। एंड देन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, डायरेक्ट इसका रिलेशन है। और डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का बेसिकली ज्यादा है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हमने पढ़ा है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ज्यादा होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है और हाइपरटेंशन होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा कराती है। फिर आगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है कोई, ओबेसिटी, अल्कोहल और डाइट डेफिशिएंट हो अगर फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स में, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इंटेक ज्यादा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ये आपको सिर्फ लिस्ट डाउन करने के लिए आ सकते हैं, इनकी भी डिटेल करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले यही बात की है कि आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि आपने इसके अंदर से करना क्या है और किस चीज को स्किप करना है, ठीक है। ये जो अब मैंने जितना भी अभी तक कराया ना, इसके अंदर से आप सिर्फ उनके हेडिंग्स के नाम कर लोगे ना, इनफ है, और कुछ करने की इसके अंदर से जरूरत नहीं है। अच्छा, जो अब चीज आती है ना, दैट इज एंजाइना। पहले हमने पढ़ना है स्टेबल एंजाइना और प्रिंसमेटल एंजाइना, या जिसको हम वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। और फिर हमने उसके बाद पढ़ना है अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब जिसका भी जहां पे भी क्वेश्चन आएगा वो मुझे वहीं पे रोक सकता है, और बेशक आप लोग टाइप कर दो, मैं पढ़ लेती हूँ। वहीं पर रोके आपको क्वेश्चन होगा ना, वो मैं क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन इस्कीमिक पेन और व्हाट इज एन नॉन इस्कीमिक पेन, ठीक है। 1 मिनट में शेयर करती हूँ, एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, मुझे बताना कि वो शो हो रही है आप लोगों को। अच्छा, ये शो हो रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ पेन है। ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली में किसी को होता है, कोई कंप्लेन करता है पेशेंट को कि मेरे इस तरह की पेन हो रही है या ये सिम्टम्स है मेरे, तो आपको पता चल जाए कि ये इस्कीमिक पेन है और या नॉन इस्कीमिक पेन है, तो सबसे पहले आप उनको घर में ही कुछ ना कुछ ट्रीट कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है हमारी सेटिंग में, तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि नॉन इस्कीमिक पेन किस तरह से प्रेजेंट करती है और इस्कीमिक पेन किस तरह से प्रेजेंट करती है, ठीक है। जो नॉन इस्कीमिक पेन होती है ना, वो शार्प, स्टैबिंग, और वो पेशेंट सांस लेता है, पेशेंट उठ के बैठता है, पोजीशन चेंज करता है, आगे लीन फॉरवर्ड होता है, लेटता है, किसी कफ से ये पेन जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। या पेशेंट शार्प पेन और
स्टैबिंग लाइक पेन हो, ठीक है, और पोजीशन से या ब्रीथिंग से चेंज होती हो, ठीक है, तो दैट इज लेस लाइकली टू बी इस्कीमिक। वो इस्कीमिक पेन नहीं होगी, वो पेरिकार्डाइटिस की पेन हो सकती है या वो प्लूरिटिक पेन हो सकती है, ठीक है, वो नॉन इस्कीमिक पेन होगी, उसके साथ ब्लड सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है, उसकी अंडरलाइन कॉज कुछ और है। ऑल्दो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको डील करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग और डेडली कंडीशन होती है दैट इज इस्कीमिक, ठीक है। तो पेशेंट अगर आपको ये कह रहा है कि ऐसे लग रहा है, मतलब जो उनके अल्फाज होते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था बस मेरे सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया है, तो मेरी ऐसी तकलीफ होती है, तो शार्प स्टैबिंग पेन और मैं उठता हूँ, सांस लेता हूँ तो मेरी तकलीफ ज्यादा हो जाती है, तो वो लेस लाइकली है इस्केमिक पेन हो, ठीक है। तो आपने पेशेंट की जब क्वेश्चन करना होता है कि अगर आपका लॉन्ग केस है, एमआई का है या एंजाइना का पेशेंट है, और तो बहुत कम होते हैं, इमरजेंसी के केसेस होते हैं, तो लेस लाइकली है प्रेजेंट वहां पे प्रेजेंट हो। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो फिर आपने पेन को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, पूछना है उससे कि कैसी पेन होती है, सांस लेने से चेंज होती है या फिर ज्यादा होती है, कम होती है, आप चलते फिरते हैं, बैठते हैं, किस तरह कम होती है, तो ये लेस लाइकली है कि इस्कीमिक हो। जो इस्कीमिक पेन होती है ना बहुत डल, वो कभी आपको बता नहीं सकेगा कि मेरे इस स्पेसिफिक जगह पे पेन होती है। जो नॉन इस्कीमिक पेन होगी ना, पेशेंट आपको पॉइंट आउट करके बताएगा कि हाँ मेरे फलां जगह पे पेन हो रही है, और इस्कीमिक पेन पेशेंट नहीं बता पाएगा, बहुत डल और प्रेशर लाइक पेन होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग के साथ, समटाइम्स नोजिया वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। इस तरह आप इस पेन को, हाँ बाकी इसका बहुत वाइड एरिया है जहां जहां पर पेन जो है वो रेफर हो सकती है, जैसे लेफ्ट आर्म में जा सकती है पेन, नेक पे जा सकती है पेन, एपिगेस्ट्रिक रीजन में आ सकती है, और रीट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो सकती है लेफ्ट साइड पे, तो ये इस्केमिक पेन है। डल एंड प्रेशर लाइक जो पेन होती है ना, दैट इज इस्केमिक पेन। इस दफा हमें ना प्रॉफ में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरह का था, कुछ और नहीं बताया हुआ था, बस ये बताया हुआ था कि पेशेंट 60 years ओल्ड पेशेंट है, और हैवी स्वेटिंग के साथ नोजिया और डल प्रेशर लाइक उसके सिम्टम्स है, और पेशेंट डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, ये क्वेश्चन था हमारा। एंड व्हाट इज योर इमीडिएट डायग्नोसिस, ये पूछा हुआ था, और 1 घंटे से उसको ये पेन हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, कोई बहुत वेग सा सिनेरियो था, लेकिन अगर आपको पता हो कि इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक प्रेजेंट कैसे करती है, तो आप फिर बता सकते हो कि हाँ ये एमआई है या एंजाइना है या ये नॉन इस्कीमिक पेन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको इस्केमिक और नॉन इस्केमिक पेन का? ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ना आपके इस तरह के आएंगे हर चैप्टर के अंदर जो कि पीडियाट्रिक्स के होंगे, तो आई वुड सजेस्ट उनको यहाँ से करने की बजाय ना वो पीड्स के टॉपिक में से करना, जैसे सीवीएस में पीड्स में ना कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इधर से करने की कोई जरूरत नहीं है, दो दो जगह से एक चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक जगह से करना, यहाँ से आप लोग टोटली उसको स्किप कर सकते हो। और भी कुछ टॉपिक्स आएंगे जो बच्चों में ज्यादा कॉमन होते हैं, तो वो पीड्स की बुक से ही करना। वेट अ मिनट, कनेक्शन का बीच में कोई इशू आ गया था। ओके, ये क्लियर है, अब सबको नजर आ रही है स्क्रीन?
आ रही है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं एंजाइना से। ओके, एंजाइना का हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसके आगे सबसेट्स हैं जिसमें हमने एंजाइना को पढ़ना है, जिसके अंदर स्टेबल एंजाइना और प्रिंसिपल एंजाइना और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को पढ़ना है। जो एंजाइना पेक्टोरस है, एंजाइना बेसिकली इस्कीमिक पेन है, जो कि हम अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर एंजाइना पेक्टोरस में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं ना, स्टेबल एंजाइना और प्रिंसिपल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है वो हमेशा एक्सर्शन पे होगा, ठीक है। एक्सर्शन पे क्यों होगा? जब ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी, एक्सर्शन होगी और डिमांड उसकी ज्यादा होगी, और स्पैज्म की वजह से या कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग की वजह से या किसी प्लैक की वजह से, जो कि पहले रेस्ट पे इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन एक्सर्शन पे जैसे डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो उतनी सप्लाई हार्ट तक पहुंचा सके, तो पेशेंट को पेन होती है। तो इस तरह पेशेंट एंजाइना के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दैट इज स्टेबल एंजाइना, कि पहले रेस्ट पे कुछ नहीं था, रेस्ट पे ऑल्दो एक प्लैक था लेकिन इतनी डिमांड ज्यादा नहीं थी हार्ट की, या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था पेशेंट जिससे उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए या उसकी हार्ट को ब्लड ज्यादा चाहिए हो, तो वो रेस्ट पे बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने कोई एक्टिविटी की या एक्सरसाइज की तो डिमांड ज्यादा होगी, एक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और पेशेंट के पास इतना ज्यादा ब्लड नहीं होगा, इनएडिक्वेट होगा कि वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर सके। तो पेशेंट जो है वो इस तरह स्टेबल एंजाइना का पेन के साथ एक्सर्शन पे प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले यही बात बताई हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अलावा क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म एक कॉज हो सकती है और सिंड्रोम एक्स, ठीक है। अच्छा, सिंड्रोम एक्स आई डोंट थिंक सो किसी और बुक में मेंशन है, सिर्फ यहीं पे मेंशन है, तो इसको यहाँ से देख लो है क्या। अच्छा, स्टेबल एंजाइना में ना सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि इसका पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। थीरोस्क्लेरोसिस इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। पेशेंट ने कैसे प्रेजेंट करना है? एक्सर्शन, कोई एक्टिविटी के साथ आया है पेशेंट और उसको पेन हो रही है, 5 to 15 मिनट्स शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन की पेन होती है, 5 से 15 मिनट की पेन होती है, इससे ज्यादा इसकी पेन नहीं चलती है। रिलैप्सेस हो सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, हो सकता है वीक में पेशेंट को 2 दफा पेन हुई हो, 3 दफा पेन हुई हो और तीसरी दफा पेशेंट आ जाए कि मेरे ना बस चेस्ट में पेन हो रही है और बहुत डल है और पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पर है, इधर से इधर जा रही है। तो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो ऐसे होती है। एससीक्यू में भी जब भी आपको आएगा ना वैसे आएगा कि पेन सबस्टर्नल चेस्ट पेन है ऑन द लेफ्ट साइड व्हिच एग्रावेट्स विद एक्सर्शन और रिलीव्ड बाय रेस्ट, ठीक है। रेस्ट पे पेन रिलीव हो जाती है एंजाइना की और एक्सर्शन पे पेन जो है वो ज्यादा हो जाती है और 5 से 15 मिनट तक ये पेन चलती है। ये आपने इसके लिए बस याद रखना है। अच्छा, फिर आता है वेजोस्पैज्म की वजह से कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पैज्म हो, और सिंड्रोम एक्स के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज सिंड्रोम एक्स? बेसिकली ये भी एंजाइना ऑन एफर्ट ही है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर जब हम इसकी बायोमार्कर्स कराते हैं, ईसीजी कराते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आता है, ठीक है। तो इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है ना, यहाँ पर हमारी बुक में तो लिखा हुआ है कि ये अनक्लियर है। बेसिकली इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म होता है माइक्रोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है। जो हार्ट की बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना, ये जब उनको इन्वॉल्व करता है ना, तो ये फिर पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है सिंड्रोम एक्स के साथ, ठीक है। ईसीजी पे कोई चेंजेस विजिबल नहीं होती इतनी स्मॉल आर्टरीज की, और एंजियोग्राफी पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, और स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो सब कुछ नॉर्मल होता है। इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू आ सकता है सब कुछ नॉर्मल है पेशेंट का, इवन स्ट्रेस टेस्टिंग भी नॉर्मल है उसकी, तो लेकिन फिर भी पेशेंट को एंजाइना ऑन एफर्ट है, तो दैट इज सिंड्रोम एक्स, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो एंजाइना को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं? फिजिकल एक्सर्शन, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो पेशेंट को, बहुत ज्यादा इमोशनल हो पेशेंट तब, और विविड ड्रीम्स, नक्टर्नल एंजाइना हार्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। और डियूक्यूबिटस एंजाइना, लाइंग फ्लैट, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर सकती हैं एक्टिविटी को।
16.40 जो फिगर है ना कनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी का अंजाइना का स्कोर, ये आपके हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है फिर आपने पूछना है क्लास 1 में है कि अंजाइना सिर्फ स्टर्नस एक्टिविटी या फिजिकल प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी पे पेन होती हो, क्लास 2 स्लाइट लिमिटेशन मतलब सिर्फ स्लाइट फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो उसके साथ मॉडरेट लिमिटेशन वेयर सिम्टम्स अकर विद एवरीडे एक्टिविटीज, क्लास 4 इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी विदाउट एंजाइना और एंजाइना एट रेस्ट। अदर कॉज पहले हमने पढ़ लिया एथेरोस्क्लेरोसिस सिंड्रोम एक्स जिसके अंदर कोई नहीं होती लेकिन सिर्फ माइक्रोवास्कुलर हो सकती है, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन लिख लेना कि ये माइक्रोवास्कुलर कॉज होती है इसकी। और कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म और अदर कॉजेज में साथ हमने एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज, ये हर चीज हमने डिटेल में आके पढ़नी है। और एओर्टाइटिस हो सकता है जो ऑलरेडी हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कॉजेज पढ़ चुके हैं, वो इसके अंदर भी आ सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेशेंट ने कैसे प्रेजेंट करना है। सेंट्रल सबस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट करना है दैट एग्रावेट्स विद एक्सरसाइज और अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि फिगर नंबर या बॉक्स नंबर 16.39 में जैसे इमोशनल स्ट्रेस, विविड ड्रीम्स और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज इनके साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। तो ये जो ट्रायड होता है ना कि सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो या सेंट्रल चेस्ट पेन हो, एग्रेवेट्स ऑन एक्सरसाइज एंड रिलीव्ड ऑन रेस्ट, ये है फॉर स्टेबल एंजाइना, ठीक है। और फिर हम इसका अगर स्कोर करना चाहें तो वो हम 16.40 फिगर से हम देख सकते हैं ये क्लास 1 का एंजाइना है, क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 का है, दैट इज रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। बाकी हम पेशेंट के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन में हो सकता है कि हमें इसके रिस्क फैक्टर्स मिल सकते हैं, हाइपरटेंसिव हो सकता है पेशेंट, और कोई हमें मर्मर्स मिल सकते हैं, जो कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ना उन सब की हमने रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। इन्वेस्टिगेशंस में ना जो अंजाइना है, अब हमें पता है कि ये एक्सर्शन पे होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है उस टाइम तो पेशेंट एक्सर्शन में नहीं होता ना, उस टाइम तो पेशेंट रेस्ट पे आता है हमारे पास। तो क्या आपको लगता है कि जो नॉर्मल ईसीजी है वो पिकअप कर सकती है स्टेबल एंजाइना को? एक पेशेंट आपके पास आया है और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या जब मैं इतने कदम चल लेता हूँ या कोई काम करता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ, तो मुझे पेन होती है। तो जब आपके पास एक पेशेंट आके बैठा हुआ है तो क्या आप सस्पेक्ट करते हो कि जब हम उसकी ईसीजी कराएं, नॉर्मल ईसीजी कराएं, ठीक है, तो क्या उस पे कोई फाइंडिंग्स पिक हो? तो उस पे आपको कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलेगी। ये इसका एक पिकअप पॉइंट है। जब भी आप उसकी ईसीजी कराते हो, नॉर्मल ईसीजी का मतलब है कि रेस्ट पे ईसीजी कराते हो, तो आपको ईसीजी पे कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी ईसीजी। जैसी वेव्स होती हैं PQRST, कहीं डिप्रेशन, कहीं एलिवेशन, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है जिससे आपने डिफरेंशिएट करना है बाकियों को। तो इसके लिए जो इसका टेस्ट ऑफ चॉइस है या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। जिस पोजीशन में या जिस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आया है कि मुझे फलां चीज करने पे पेन होती है, आप पेशेंट से वही करवाओ और फिर पेशेंट की ईसीजी करवाओ, तो तब आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो पेशेंट आपको ये कंप्लेन करता है मुझे एक्सर्शन एक्टिविटी पे होती है, तो हम उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कराएंगे। हम ट्रेडमिल पे उसको रन कराना शुरू करते हैं और साथ हम ईसीजी की लीड्स कनेक्ट करते हैं और फिर हम ईसीजी लेते हैं उसकी, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। कि ये हमारे अच्छा कुछ हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग जो है ना वो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब हमसे ये क्वेश्चन, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ओके, स्ट्रेस टेस्टिंग की जो टाइप है, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेस ईसीजी आती है। पेशेंट को ट्रेडमिल पे रन करा के तो हम उसकी ईसीजी कराते हैं पेशेंट की और हमें उस पे फाइंडिंग्स मिलेंगी। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। टाइप्स क्या है स्ट्रेस टेस्टिंग की वो देखो। इसके अलावा हम पेशेंट की स्ट्रेस इको करा सकते हैं। अच्छा, इको क्या बताती है आपको?
इको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है अंदर से, वो दोनों चीजें के बारे में आपको बताएगी इकोकार्डियोग्राफी। वेल्वुलर फंक्शन जो है हार्ट का, पेपिला का जो फंक्शन है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो है, कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ से बिल्कुल सही जा रहा है, ये सारी चीजें आपको इकोकार्डियोग्राफी में पता चलती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, हम पेशेंट नहीं रन कर पा रहा है, पेशेंट अगर रन करेगा तो वो उस पेशेंट के लिए पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो सकती है। तो फिर आप कौन से टाइप का स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हो? तो देयर इज अनदर टेस्ट नोन एज केमिकल स्ट्रेस टेस्ट। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ डेविडसन में। केमिकल स्ट्रेस टेस्ट है कि डोब्यूटामिन दे के फिर पेशेंट की जो है आप उसकी ईसीजी कराओ, ठीक है। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, थेलियम या टेक्नीशियम 99 ये देकर फिर आप पेशेंट को ट्रेडमिल पे रन कराते हो, परफ्यूजन देखते हो हार्ट की, ठीक है, इस तरह से करा सकते हो। ये 3-4 टेस्ट हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1.5 मार्क्स का कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग व्हिच कैन बी डन इन द पेशेंट विद स्टेबल एंजाइना। जो कि आपके पास स्टेबल एंजाइना के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से टाइप की स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हो? तो स्ट्रेस ईसीजी, स्ट्रेस इको, केमिकल स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो डोब्यूटामिन देके, और फिर न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ईसीजी पे आपको मिलता क्या है? दो चीजें हैं जो इस्कीमिया को बताएंगी कि पेशेंट को ना इस्कीमिया चल रहा है ईसीजी के ऊपर। एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन, ठीक है, ये बेसिकली एंजाइना के लिए हम रखते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगी आपको जब भी आप इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कराओगे। अगर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिल रही है ना, इसका मतलब पेशेंट को एंजाइना है, पेशेंट को अंडरलाइंग इस्कीमिया चल रहा है, ठीक है। तो ये है इस्कीमिया के लिए या एंजाइना के लिए। आगे हमने जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ना है तो उसके अंदर हम देखेंगे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जो है वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन में चेंज हो जाती है। बस ये दो फर्क हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगी ईसीजी के अंदर अगर आपको, वो भी सिर्फ कब मिलेगी, किस टाइप की टेस्टिंग कराएंगे तो मिलेगी हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन? जब हम पेशेंट की एक्सरसाइज टेस्ट या फिर हम उसका स्ट्रेस टेस्टिंग कराएंगे, सिर्फ तब मिलेगी हमें, ठीक है। दिस इज योर एसटी सेगमेंट, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो फिगर ए और बी जो है ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, और फिगर सी जो है ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। प्लानर और डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं इस्कीमिक चेंजेस को या अंजाइना को, ठीक है। इस तरह देख के आप ईसीजी पे बता सकते हो। ईसीजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ फर्दर टाइम बीइंग, अभी आप लोग जब मैं एमआई की ईसीजी कराऊंगी ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अभी देख लो कि एंजाइना की ईसीजी में सिर्फ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा, और वो भी सिर्फ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड में मिलेगा आपको, जब पेशेंट जिस तरह पेशेंट की कंप्लेन है सिर्फ तभी मिलेगा। ये आपने जब भी आपसे इसकी इन्वेस्टिगेशंस आएंगी, आपने सबसे पहले रेस्ट ईसीजी लिखना है, ठीक है। रेस्ट ईसीजी के बाद आपने स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट को हो सकता है पेशेंट की कंप्लेन जो है वो सही तरह से आप तक ना पहुंची है। तो सबसे पहले तो आप रेस्ट पे ईसीजी कराओगे ना पेशेंट से, फिर उसके बाद दूसरी आपने लिखनी है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में आपने केमिकल स्ट्रेस टेस्ट और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, ये सारी चीजें करा सकते हो। एक चीज मैंने बता दी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का मतलब है जिससे आपको 90% तक हेल्प मिल जाएगी, जिससे आपको डायग्नोज हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से भी नहीं पता चलती है ना, तो तब हम जाते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये आप हर किसी में नहीं कराते। जब आपको डायग्नोसिस में डाउट होगा तब आपने गोल्ड स्टैंडर्ड में जाना है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड थोड़ी कॉस्टली भी होती है, इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होती है हर जगह पर। और जो जब भी डाउटफुल डायग्नोसिस होता है या आपको सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा होता, तो तब आप गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पे जाते हो। तो यहाँ से आपको फर्क पता चलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ा सा फर्क है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इजिली अवेलेबल होती है, हम पेशेंट में करते भी वही है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्ट्रेस टेस्टिंग,
अगर इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पूछी जाएगी, दैट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी इसकी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। बेसिकली जब हमें कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा, हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी फेल हो गई है, जहां पर हमें स्ट्रेस टेस्टिंग भी नहीं बता पा रही है कि पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल है, क्या है, तो फिर हम जाते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी पे। इसमें जो ये बात लिखी है ना यहाँ पर कि ये हमने तभी करनी होती है जब हमने कोई इंटरवेंशन करनी हो आर्टरी के साथ, हमने कोई स्टेंट डालना हो, ठीक है, हमने प्लैक को रिमूव करना हो, या हमने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करना हो, तो हम ये तभी करते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हमें डिटेल एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन तो बता देगी कि कहाँ तक डिजीज फैली हुई है, ये किस तरह की कॉज है डिजीज की, लेकिन हम इसको तब करते हैं जब हमने साथ साथ कोई इंटरवेंशन करनी हो। हमने ऑब्वियसली पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है, तो जब हमने गाइड वाइड डाली हुई है पेशेंट को देखने के लिए, अंदर से कोरोनरी आर्टरीज का स्ट्रक्चर देखने के लिए, डिजीज देखने के लिए कहाँ तक एक्सटेंट है, तो हम चाहेंगे ना कि साथ साथ अगर ये डायग्नोज कर रही है तो ये थेराप्यूटिक भी हो सकती है, तो हम वहां से वो निकाल भी लें, या वहां पर हम कोई स्टेंट डाल दें कि ये दोबारा से आर्टरी जो है बंद ना हो जाए। तो हमने ये तभी करनी है जब हमने कोई इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्लियर है सबको कि स्टेबल एंजाइना के अंदर या एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर आपने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो आगे हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज स्ट्रेस टेस्टिंग, स्टेबल एंजाइना की। स्ट्रेस टेस्टिंग इज स्ट्रेस ईसीजी, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें आप कोई इंटरवेंशन भी कर सकते हो पेशेंट के साथ में। ये इसका सारा एल्गोरिथम है कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक्सरसाइज ईसीजी करके तो फिर हमने देखना है। हमें फार्माकोलॉजी हमने जब पढ़ी थी तो हमें तब ये बात हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो अंजाइना के ट्रीटमेंट में दिए जा सकते हैं। तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो कि यूज हो सकती हैं अंजाइना के ट्रीटमेंट में, एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी के अंदर। सबसे पहले है नाइट्रेट्स, उसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स, और उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये 3 क्लासेस हैं ड्रग्स की जो कि एंटी एंजाइना में या अंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए दी जा सकती हैं। यहाँ पर कुछ ड्रग्स और भी बताई हुई हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं साथ में पहले, लेकिन जो मेन है दैट इज नाइट्रेट्स, और फिर बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। आगे प्रिवेंशन की भी बात करती हूँ कि प्रिवेंट कैसे करना है इसको। अच्छा, नाइट्रेट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ठीक है, और ये फॉरन से आप पेशेंट को, इसकी डिफरेंट प्रेपरेशंस आती हैं। सबलिंगुअल प्रेपरेशन आती है इसकी, ओरल प्रेपरेशन आती है इसकी। सबलिंगुअल इज द फास्टेस्ट वे कि आप पेशेंट को देते हो, और इसकी पेन जो है वो आपको याद होगा कि किस नाम से आती है, एनजीसिड के नाम से आती है। ठीक है, नाइट्रेट्स जो हैं, तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट ये लेता है, एनजीसिड लेता है, तो वो नाइट्रेट्स ले रहा है पेन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट के जुबान के नीचे एनजीसिड रखवा देते हैं। अगर पेशेंट को आपको लग रहा है कि ये इस्केमिक पेन है, तो सबसे पहले एनजीसिड रखवाते हो पेन जबान के नीचे। इसकी बहुत ज्यादा प्रेपरेशन है। तो अब बात आती है कि मेडिसिन के अंदर आपको ड्रग की डोजेस याद करने की जरूरत है या नहीं। कोई जरूरत नहीं है ड्रग की डोजेस याद करने की, कोई भी नहीं पूछता है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पीक ऑफ एक्शन, कहीं पे भी नहीं कोई पूछेगा आपको। ठीक है, अंजाइना की पेन को ये कैसे कम करती है? ये सारे स्मूथ मसल की वेजोडाइलेशन कराती है, आर्टीरियल और वेनस दोनों के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी वेजोडाइलेशन कराती है, रिड्यूस करती है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को, और ब्लड फ्लो को ज्यादा करती है कोरोनरी वेजोडाइलेशन करा के, कोरोनरी आर्टरी वेजोडाइलेशन करा के। ठीक है, तो इस तरह से ये हेल्प कर रही होती है। और हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स हमें ये पता होने चाहिए कि इसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, मंडे डिजीज अगर किसी को याद हो कि मतलब अगर आप इसको पेशेंट रेगुलरली लेता जाए ना, डेली का डेली लेता जाए, तो पेशेंट को इसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो हमें इसकी डोज बढ़ानी पड़ जाती है। एक इसका साइड इफेक्ट ये है, वेजोडाइलेशन की वजह से, और जो है ये मेनिंजियल इरिटेशन कराती है, और पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है,
और तो हेडेक इसका जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट है, एक टॉलरेंस इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। ये 2 साइड इफेक्ट्स जो है ना ये याद रखना है। फिर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं हार्ट पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करते हैं, लेकिन हार्ट पे जब ये एक्ट करते हैं तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करा देते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करा के हार्ट रेट को रिड्यूस कराते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस कराते हैं, जिससे हार्ट के ऊपर जो डिमांड है हार्ट की वो कम हो जाती है, लोड कम हो जाता है, वर्क लोड हार्ट का कम हो जाता है। इस तरह जो है अंजाइना की पेन रिलीव हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखनी है जो कि एमसीक्यू पॉइंट है कि किस टाइप के अंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो जो प्रिंस मेटल अंजाइना है ना, जहां पर ऑलरेडी वेजोस्पैज्म की वजह से अंजाइना हो रहा है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रेट्स जो है वो वेजोडाइलेट कराते हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डायरेक्ट हार्ट पे करेंगे तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कम हो गई, लेकिन जो इनका ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट है ना वो वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रिंस मेटल एंजाइना में। उन पेशेंट्स को नहीं आपने देना, उन पेशेंट्स की तो कॉज ही वेजोस्पैज्म है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ही तो उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अगर आप उन्हीं पेशेंट्स को दोबारा से बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे तो उनकी तो सिचुएशन और वर्सन कर जाएगी, तो वो उनके लिए डेडली और लाइफ थ्रेटनिंग है। तो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सच पेशेंट्स जिनको प्रिंस मेटल एंजाइना हो, जिनको वेजोस्पैज्म की वजह से एंजाइना हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी 2 तरह के हैं। एक वो जो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं मेनली, और एक वो जो डायरेक्ट हार्ट पे एक्ट करते हैं, ठीक है। जो इसकी 2 क्लासेस हैं, एक ये जो मैं अंडरलाइन करती हूँ साथ, दिस वन, एक ये क्लास है इसकी, और एक है इसकी ये विरापामिल और डेल्टाइजम वाली क्लास। एक क्लास है डाइहाइड्रोपायरिडीन्स और एक क्लास है विरापामिल और डेल्टाइजम। जो डाइहाइड्रोपायरिडीन है ना, इनका जो एक्शन है ना वो है ब्लड वेसल के ऊपर। ये ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन कराती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जब उनकी वेजोडाइलेशन होती है तो पेशेंट को रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। तो एक तरफ पेशेंट का इनिशियली तो पेशेंट के जो वर्कलोड है हार्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा, वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो हार्ट पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करा रही है ना, इसकी वजह से इनको हम मोनोथेरेपी में नहीं दे सकते। मतलब ये हार्ट पे हार्ट का ब्लड फ्लो ज्यादा करा के तो दूसरी तरफ हार्ट का वर्कलोड भी ज्यादा करा देती हैं। तो हमेशा जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं, या अगर आपको एमसीक्यू है निफेडिपिन का, अम्लोडिपिन का, इनको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करें बीटा ब्लॉकर के साथ, ठीक है। और जो विरापामिलोडेल्टाइजम है, ये क्योंकि सिर्फ हार्ट पे डायरेक्ट एक्ट करती हैं तो आप इनको सिंगल थेरेपी के अंदर यूज कर सकते हो या एज अ मोनोथेरेपी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट जो है इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। और ये तब बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ना, इनके अंदर से और कुछ भी नहीं करने वाला होता, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि 2 क्लासेस हैं ड्रग्स की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। एक है डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, ये ब्लड वेसल को वेजोडाइलेट कराती हैं, एक तरफ तो हार्ट का ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो दूसरी तरफ जब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है उसी वेजोडाइलेशन की वजह से, तो हार्ट का वर्कलोड भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इनको बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज करना है। और कंट्रास्ट में जो दूसरी ड्रग्स हैं विरापामिल और डेल्टाइजम, वो डायरेक्टली हार्ट पे एक्ट करेंगी और डायरेक्टली कंट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कराएंगी, एसए नोड की फायरिंग को रिड्यूस कराएंगी, तो जिससे जो है कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है और वर्कलोड भी कम हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स इसमें बस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स आते हैं, ठीक है। वो रिपोलराइजेशन करा के रखेंगे और उससे आर्टीरियल और वेनस जो है वेजोडाइलेशन होती है। बेसिकली जो वेनस और आर्टीरियल जो नाइट्रेट्स का काम है ना, जब नाइट्रेट्स की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो फिर पेशेंट को कौन से डायलेटर्स दिए जाते हैं, तो फिर पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स दिए जाते हैं, निकोरेंडल कहते हैं जिसको, एक ये ड्रग आ जाता है। और फिर हमारे पास जो फनी करंट या आईएफ चैनल एंटागोनिस्ट जो हैं, जो कि सोडियम, जिसको हम फनी करंट भी कहते थे, जो उसकी इनहिबिशन कराते हैं, कि कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कराते हैं, तो वो भी दिए जा सकते हैं, एवेब्राडीन कहते हैं उसको। ये
जो हैं, आप लोग अगर आप लोगों को नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद हैं, इनफ है। अगर आपको ये एमसीक्यू आता है कि नाइट्रेट्स को टॉलरेंस डेवलप हो गई है, अब हमें एक वेनस और आर्टीरियल डायलेटर चाहिए जो कि वेसोडाइलेट कराए इन दोनों को, तो फिर आप क्या दोगे? फिर आप उसको निकोरेंडल दोगे या जिसको हम पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर कहते हैं वो दोगे, ठीक है। और अगर पेशेंट अंजाइना का पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर आप ये आइवेब्राडीन दे सकते हो, ये उन पेशेंट्स के अंदर सेफ होती है। हर एक पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन होती है जिसको आपने पिक करना है और उसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई ड्रग्स की। अब इन पेशेंट्स को ना आपने लाइफ लॉन्ग या फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कुछ मंथ्स के लिए, प्रिवेंशन कैसे करनी है। ये तो ट्रीटमेंट हो गया ना पेशेंट्स का, कि पेशेंट का ट्रीटमेंट तो हो गया कि आपने इस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, पेशेंट की पेन रिलीव हो गई, या आपने बीटा ब्लॉकर्स पे लगाया हुआ है पेशेंट को, लेकिन जो अंडरलाइन कॉज है उसको खत्म करने के लिए या उससे पेशेंट को बचाने के लिए क्या करना है। तो ये जो 2 ड्रग्स है ना, 75 मिलीग्राम एस्प्रिन, 75 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल, ये पेशेंट को स्टार्ट करा देनी है। हर पेशेंट को, जो भी आपके पास पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है, बेशक उसको अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफाक्शन है, ये 2 ड्रग्स जो हैं प्रिवेंशन के ड्रग्स हैं, स्टेटिन्स और एस्प्रिन। ये लो डोज में ना, लो डोज एस्प्रिन दैट इज 75 मिलीग्राम, इन दोनों की डोजेस याद रखनी है। क्लोपिडोग्रेल तो लाजमी याद रखनी है, इसका तो मैंने एमसीक्यू भी देखा हुआ है। क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम जो है ये इफेक्टिव है प्रिवेंशन के अंदर, और लो डोज एस्पिरिन भी आपने पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए देनी होती है, ठीक है। एक चीज हो गई ट्रीटमेंट और एक चीज हो गई प्रिवेंशन। ओके श्योर। आयशा, मैं ये बात बता रही हूँ कि ट्रीटमेंट में हमने नाइट्रेट्स दे दिए पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिए, और पेशेंट को हमने लगाया हुआ है कि उसका रिलैप्स करे तो हम ये पेशेंट को दे सकते हैं दोबारा। लेकिन जो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, या पेशेंट की जो अंडरलाइन कॉज की ट्रीटमेंट हमने करनी है या उससे प्रिवेंट करना है उसके केसेस को, तो उसके लिए हमने पेशेंट को जो एस्पिरिन देनी है, एंटीप्लेटलेट देनी है, और क्लोपिडोग्रेल स्टैटिन्स देने हैं, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगे। तो इनकी डोजेस जो है ना आपने याद रखनी है। क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम और एस्पिरिन लो डोज में जो हमने देनी होती है दैट इज 75 मिलीग्राम। ये पेज नंबर 489 पे मेंशन है, एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है लो डोज एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम। निकोरेंडल इज गिवन व्हेन, जब आपको नाइट्रेट्स की टॉलरेंस डेवलप हो जाए पेशेंट को, तब आप निकोरेंडल पे जा सकते हो। अच्छा, आज का, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आज का जो थोड़ा सा लास्ट पे एक चीज है कि आपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कर लिए। मैंने स्टार्ट में एक बात की थी इन्वेस्टिगेशंस में कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो जब आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, आप बेसिकली कोरोनरी एंजियोग्राफी इस व्यू से कर रहे होते हो कि हमने, अगर तो हमें कोई कॉज मिली तो हमने उसको इंटरवेन करके निकालना भी है। कॉज क्या मिलेगी? प्लैक मिल सकता है आपको, कहीं से वेजो स्पैज्म हो सकता है, टंग नैरोइंग हो सकती है, ओक्लूडेड वेसल मिल सकती है आपको, तो आपने बेसिकली उसको खोलना है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो है फिर आपके इन लाइन आते हैं। तो 2 नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक है PCI which is known as percutaneous coronary intervention, and second is CABG, coronary artery bypass graft। परकुटेनियस इंटरवेंशन जो है ना, पहले मैं आपको समझाती हूँ है क्या। परकुटेनियस इंटरवेंशन का मतलब है कि आपने आपके पास एक पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ आया। अच्छा, ये करते कब है? इसकी इंडिकेशंस हैं। ये आपको पता है कोरोनरी आर्टरीज एक है हमारे पास, राइट कोरोनरी आर्टरी, एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आगे उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच आ जाती है, किसी की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच आ जाती है, कुछ की इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं। तो हमने ये कब करना है, हमने ड्रग ट्रीटमेंट कब देना है, और हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे कब जाना है। एक इंडिकेशन ये है कि आपका ड्रग ट्रीटमेंट फेल हो गया है, ठीक है।
दूसरी इंडिकेशन ये है कि आपके पास सिंगल वेसल डिजीज ना हो, मतलब कोई एक आर्टरी इन्वॉल्व ना हो, आपके पास एक या एक से ज्यादा आर्टरी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब एक से ज्यादा आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो फिर पीसीआई करना है आपने। एक इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो आप पेशेंट के ऊपर, ठीक है, तो एक से ज्यादा आर्टरी अगर इन्वॉल्व है तो तब पीसीआई करना है आपने। 50% से ज्यादा स्टेनोसिस हुआ है ना अगर मेन आर्टरी का, मेन मतलब लेफ्ट का या राइट का, तो तब आपने पीसीआई करना है। तो ये दो तीन इंडिकेशंस याद रखनी है। एक तो ड्रग ट्रीटमेंट फेल हो जाए, दूसरी इंडिकेशन है कि सिंगल वेसल डिजीज ना हो, ठीक है, और इसके अलावा तीसरी इंडिकेशन ये थी कि 50% से ज्यादा जो है ना ऑक्लूडेड हो वेसल, तो तब आपने ये करनी है। बेसिकली करना क्या होता है इसके अंदर, आप एक गाइड वायर इंसर्ट करते हो, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जहां पर पहले आप अंडर रेडियोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब आप पहले उसका सारा आपको पिक्चर उसकी क्लियर नजर आ रही होती है, ठीक है, कहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर सीटी स्कैन गाइडेड, या आप इंसर्ट करते हो गाइड वायर कोरोनरी आर्टरी के अंदर। आपको पता है कि ये आर्टरी जो है राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये फलां जगह जो है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने गाइड वायर इंसर्ट करनी है, ठीक है, गाइड वायर इंसर्ट करके ओक्लूडेड आर्टरी, सबसे पहले तो आप बलून डायलिटेशन करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इंसर्ट कर दिया उस पोजीशन पे बलून गाइड वायर के थ्रू, और फिर आपने इन्फ्लेट करके उस जो स्टेनोसिस वाला एरिया उसको डायलेट करने की कोशिश करनी है। टू कीप दैट पार्ट डायलेटेड, आपने उस पार्ट को डायलेट रखने के लिए क्या करना है, स्टेंट डाल देना है वहां पर। बहुत वेरियस टाइप के स्टेंट्स आते हैं, मेटालिक स्टेंट्स हैं, बेयर मेटल स्टेंट्स आते हैं, ड्रग इल्यूटेड स्टेंट्स आते हैं, और अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स आते हैं, ठीक है। जो पुराने जमाने में यूज होते थे वो बेयर मेटल स्टेंट्स होते थे। अच्छा, एक रिस्क फैक्टर है इसका, आपने एक फॉरेन बॉडी डाल दी है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो वहां पर सबसे एक रिस्क फैक्टर जो होगा ना इसका पीसीआई का, वो ये होता है, वहां फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से ओक्लूजन स्टार्ट हो जाती है आर्टरी की। तो अब आपने वहां पर एक उस स्टेंट को एक ऐसे ड्रग से इल्यूट करके डालना है। इल्यूट का मतलब है उस स्टेंट के ऊपर कुछ ड्रग्स लगे होने चाहिए जो कि स्लोली स्लोली जनरेट होते जाएं ब्लड के अंदर। तो आपने उसको कहते हैं ड्रग इल्यूटेड स्टेंट्स। तो आपने एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज वाले ड्रग्स जो हैं वो डाल के, तो वो स्टेंट्स डालने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ तक हो गया सारा कि आपने डाल दिया, और किस तरह के स्टेंट्स होते हैं, किस लिए डालना है ताकि आप उस आर्टरी को खोल सको, स्टेंट डाल दिया। स्टेंट का भी मैंने बता दिया कि अब जो यूज होते हैं वो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स यूज होते हैं, जिसके अंदर एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ में ऑलमोस्ट इन्होंने इंडिकेशंस बताई हुई हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है द मेन अक्यूट कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने बता दिया कि ओक्लूजन हो सकती है, फॉरेन बॉडी है तो वहां थ्रोम्बस बनने के चांस होता है, ठीक है। तो इन पेशेंट्स को आपने एंटी प्लेटलेट्स और एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल देते जाना है साथ साथ, ठीक है। प्लेटलेट इनहिबिटर इन पेशेंट्स को लाजमी देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके रिस्क फैक्टर्स भी हो गया, और ये आगे बताई हुई हैं इसमें ये चीज, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स जो हैं। और ड्रग्स कौन से एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स हैं, सिरोलिमस या पैक्लिटेक्सेल यूज हो सकते हैं, ठीक है। इनका फायदा क्या होगा कि इनके अंदर एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो हमने खुद से एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट की होती है तो वहां पर जो फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से ओक्लूजन स्टार्ट हो जाती है, ये उससे प्रिवेंट करते हैं। तो और इनमें जो थ्रोम्बस का रिस्क होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्लेटलेट इनहिबिटर्स और स्टैटिन्स और एस्पिरिन पे पेशेंट को लगा देते हो, ठीक है, जो कि आउटकम को इम्प्रूव कर देते हैं। एक और बहुत ज्यादा, यहाँ तक पीसीआई सबको अगर समझ आ गया तो बता दो। ओके, ठीक है। लास्ट पे बात आती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की। इसके डिटेल में भी बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। पीसीआई का मैंने इसलिए बताया क्योंकि एमआई का जो ट्रीटमेंट है ना, जब हमने एमआई पढ़ना है तो आपको पीसीआई लाजमी क्लियर होनी चाहिए। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट
जो है, अब वहां पर हमने पढ़ा था कि सिंगल और 2 वेसल डिजीज हो तो तब, यहाँ पर 2 वेसल डिजीज से ज्यादा हो तो फिर हाँ आपने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करना होता है। बेसिकली बाईपास ग्राफ्ट क्या है कि आप जो ऑक्लूडेड पोर्शन है, पेशेंट को आपने लगाया हुआ है, मतलब पेशेंट के हार्ट को आप कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्किट से कंट्रोल कर रहे हो। मतलब पेशेंट का हार्ट बिल्कुल स्टॉप करके एक आउटसाइड सर्किट बना के उस पर कंट्रोल करके फिर आप काम करते हो इस पे। तो आप जो ऑक्लूडेड आर्टरी है आप उसको रिमूव करते हो और कहीं और से आर्टरी लेकर वहां पर आप ग्राफ्टिंग कर देते हो। कौन कौन सी आर्टरीज की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ये पता होना चाहिए आपको। इंटरनल मेमोरी आर्टरी ले सकते हो या रेडियल आर्टरीज ले सकते हो। समटाइम्स आपको सेफनेस वेन भी लेनी पड़ सकती है, फिर आपको उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है उसके अंदर वेल्व्स होते हैं, ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बस इसके अंदर आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं करने वाला। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में आप इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट लगा सकते हो, रेडियल आर्टरी का ग्राफ्ट लगा सकते हो या सेफनेस वेन को यूज कर सकते हो। ये जो आगे लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बहुत लंबी बातें बताई हुई हैं और ये हमारे कोर्स से आउट है। ये भी नहीं करने की जरूरत है कि हाँ इन्वेसिव ज्यादा प्रोसीजर है तो उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा होंगे। कैबेज के अंदर कैबेज ज्यादा इन्वेसिव है एज कम्पेयर टू पीसीआई, तो ये उसमें बस बताया हुआ है कि हॉस्पिटल स्टे भी ऑब्वियसली कैबेज के अंदर लॉन्गर होगा, रिटर्न टू वर्क भी आप बहुत देर के बाद कैबेज के अंदर जाओगे और लेकिन इतना इन्वेसिव प्रोसीजर है तो उसके जो बाद में प्रिवेंशन हो जाती है अंजाइना की या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वो कम हो जाती है, मतलब वो ज्यादा प्रिवेंट करता है उसको। रिकरेंट अंजाइना के चांसेस 10% होते हैं एक साल में, उसके अंदर 15 to 20% करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर देना इसको। अब जो इसमें से करने वाली चीज है ना, एक तो पीसीआई का पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट कैबेज का नाम जरूर लिखना अगर आपको इन्वेस्टिगेशन आ जाए, ठीक है, और डिफरेंशिएट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। अब मैं एक चीज शेयर करती हूँ। अच्छा ये तो दोबारा से वही है, ट्रीटमेंट ऑफ, नहीं प्रोसीजर कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इसका एमआई में ना आप पता होना थोड़ा बहुत जरूरी है। एमआई में सबसे पहले हम करते ही पीसीआई है, यहाँ पर तो हमारे पास इंडिकेशन थी ना अंजाइना के पेशेंट में, तो एमआई का पेशेंट तो ऑब्वियसली इन्फार्क्शन हो गया तो हमने करना है उसके अंदर सबसे पहले पीसीआई होता है, तो इसलिए मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। कल जब हम एमआई पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको फिर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि व्हाट इज पीसीआई और ये क्यों कर रहे हैं इसके अंदर। तो एक दफा इसको दोबारा देख लो, शॉर्ट में करके मैंने थोड़ा सा लिख लिया था। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना क्या है, एंटी एंजाइनल्स आ जाते हैं सबसे पहले, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2 पीसीआई और कैबेज। जब एससीक्यू भी आता है ना तो एससीक्यू में 2 नंबर का ट्रीटमेंट पूछते हैं, 2 नंबर की इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, 1 नंबर का आपसे वेट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ, और 1 नंबर का आपसे डायग्नोसिस पूछते हैं, तो आपने उसी हिसाब से लिखना होता है। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा पूरा लिखने और पूरा पूरा पढ़ने बैठे, तो आपने बस थोड़ा बहुत बताना है। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट आपको याद आ रहे हैं तो आप बता दो, सबलिंगुअल नाइट्रेट्स देने हैं। बीटा ब्लॉकर्स आपको प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल ये याद आ रहे हैं, आप लिख दो वहां पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विरापामिल, डेल्टाइज्म, डायहाइड्रोपैराडिन आप नाम लिख सकते हो। डोजेज और किस तरह एक्ट करते हैं, क्यों दे रहे हैं हम, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल उसमें पीसीआई और कैबेज है। कैबेज के अंदर 2-3 जगहों से आप ग्राफ्ट ले सकते हो। एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी आती है, एक रेडियल आर्टरी आती है, ठीक है, और अगर आप ये भी फिजिबल ना हो, अगर नहीं मिल रही है पेशेंट की, मतलब पेशेंट को और कोई डिजीज चल रही है, वेस्कुलाइटिस है, तो आप सेफनेस वेन ले सकते हो। सेफनेस वेन को फिर रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको। मतलब इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब भी आपने वेन का ग्राफ्ट लेना होता है, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाना होता है। और प्रिवेंशन के लिए आपने पेशेंट को स्टैटिन और एस्पिरिन पे लगा देना है लाइफ लॉन्ग। यस एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द वेल्व्स। अच्छा फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जो हमारे पास हमने बात की कि जो स्टेबल एंजाइना का पेशेंट है उसने आना ही इस कंप्लेन के साथ है कि मैं रेस्ट पे बिल्कुल ठीक रहता हूँ, जब मैं थोड़ी बहुत एक्सर्शन करता हूँ या एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पेशेंट की जो
जो आप डायग्नोज करोगे उसको, वो आपको नॉर्मल या रेस्ट ईसीजी पे कुछ डायग्नोज नहीं कर सकते। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्ट्रेस टेस्टिंग। ये स्ट्रेस टेस्ट लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्ट्रेस टेस्ट कराए जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडमिल पे रन करा के ईसीजी की अपने लीड्स कनेक्ट करनी है पेशेंट के साथ, और फिर ईसीजी करनी है। उसमें आपको एसटी डिप्रेशन मिलता है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन मिलता है। वो आपको ये शो करता है कि अंडरलाइंग इस्कीमिया है, ठीक है। तो स्ट्रेस ईसीजी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली ये भी आपने ट्रेडमिल पे रन करा के फिर इकोकार्डियोग्राफी करानी है। तो इकोकार्डियोग्राफी बताती क्या है आपको? इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट के जो वेल्व्स है, ठीक है, हार्ट का ब्लड फ्लो जो या जो एओर्टा के अंदर से निकल रहा है पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये सब कुछ आपको इको बताएगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर है केमिकल स्ट्रेस टेस्ट, जो ट्रेडमिल पे रन नहीं कर सकते उनको आप ड्रग देके, डोप्यूटामाइन देके तो उनका स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। एंड देयर इज अनदर टेस्ट, वो परफ्यूजन देखता है हार्ट की, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल देते हो, टेक्नीशियम 99 या थेलियम देते हो, ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लिख लेना। ये देकर आप पेशेंट की टेस्टिंग कराते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कराने के बाद भी यू हैव सम अनसर्टेनिटी, मतलब आपको डायग्नोसिस में डाउट है, डाउटफुल डायग्नोसिस, आपको नहीं पता चल रहा, फिर आपने गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी मैंने आपको बताया हम तभी कर रहे होते हैं जब हमारा ये व्यू हो कि हमने पेशेंट को इंटरवीन भी करना है, हमने कुछ ना कुछ अगर हमें मिल गया तो हमने निकालना भी है, क्योंकि वो इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेसिव टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। तो फिर आप पीसीआई परफॉर्म कर लेते हो साथ, इसलिए आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हो। सबसे पहले आपने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो स्ट्रेस ईसीजी करानी होती है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, वेट अ मिनट। अच्छा, आज की एक आखिरी चीज देख लेते हैं। अब हमने एंजाइना तक तो बात कर ली, स्टेबल एंजाइना तक तो बात कर ली। आगे हमारा जो मेजर टॉपिक है ना, दैट इज अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म के अंदर मतलब इसके आगे डिफरेंट चीजें आती हैं। एक अनस्टेबल एंजाइना इसके अंदर आता है नंबर 1 पे, एक एनस्टेमी आता है और एक स्टेमी आता है, ठीक है। हम जो हमारे लिए थोड़ी सी समझने वाली बात है, हम पहले वो देख लेते हैं। हम सिर्फ इनकी ना आज इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। ये बेसिकली ये वर्ड्स हैं क्या। अनस्टेबल एंजाइना जो रेस्ट पे पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे। अभी हम सारी बात कर रहे थे कि एक्टिविटी या एक्सर्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, जो अब पेशेंट ने प्रेजेंट किया है वो रेस्ट पे प्रेजेंट करेगा पेशेंट आपके पास पेन के साथ, ठीक है। और इसमें आपको ईसीजी चेंजेस मिलेंगी, लेकिन एंजाइम मार्कर्स जो होंगे ना नॉर्मल मिलेंगे। एंजाइम मार्कर्स कौन कौन से होते हैं? बायोमार्कर्स जो हम इन्फॉक्शन के अंदर, एमआई के अंदर या अंजाइना के पेशेंट्स के अंदर हम कराते हैं, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। ये वाले जो बायोमार्कर्स हैं ये आपको नॉर्मल मिलेंगे। हार्ट के जो मार्कर्स हैं, ये सीकेएमबी, बिल्कुल, क्रेटिनिन काइनेस, ये। तो अनस्टेबल एंजाइना को स्टेबल एंजाइना से कैसे डिफरेंशिएट किया? एक पेन का जो प्रेजेंटेशन है कि उसके अंदर एक्सर्शन के अंदर पेन हो रही थी स्टेबल एंजाइना के अंदर, और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर रेस्ट पे पेन होती है। तो ये एक मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है अनस्टेबल एंजाइना का, ठीक है। लेकिन अब अनस्टेबल एंजाइना को आगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से कैसे प्रेजेंट करना है, डिफरेंशिएट करना है कि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ईसीजी चेंजेस अगर मिल रही हैं तो एंजाइम मार्कर्स नॉर्मल होंगे इसके अंदर, लेकिन एमआई के अंदर आपको एंजाइम मार्कर्स भी रेज्ड मिलते हैं, ठीक है। आगे हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को 2 में डिवाइड किया हुआ है, एनस्टेमी में और स्टेमी में। इनका मतलब क्या है? एनस्टेमी का मतलब है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
मतलब उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं मिल रही, जिसकी बेस पे हमने लेबल करना था ना, हमने एंजाइना में जैसे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन की बेस पे लेबल कर दिया था कि ये एंजाइना है, लेकिन एनस्टेमी का मतलब है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब अनस्टेबल एंजाइना के साथ अगर रेज्ड बायोमार्कर्स मिल रहे हैं ना, रेस्ट पे पेन है और ईसीजी पे एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है और रेज्ड बायोमार्कर्स हैं, तो ये है एनस्टेमी। मैं दोबारा से इन तीनों टर्म्स को दोबारा से बताती हूँ आपको। बेसिकली सबसे पहले है अनस्टेबल एंजाइना, हमने उसको स्टेबल से डिफरेंशिएट कर लिया पेन एट रेस्ट और पेन एट एक्सर्शन के साथ। आगे बात आती है ईसीजी चेंजेस की और एंजाइम मार्कर्स की। अनस्टेबल एंजाइना में ईसीजी चेंजेस एंजाइना वाली ही रहेंगी, एसटी डिप्रेशन वाली, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। और एंजाइम मार्कर्स अनस्टेबल एंजाइना में नॉर्मल होंगे। अनस्टेबल एंजाइना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज एनस्टेमी। इसी अनस्टेबल एंजाइना के साथ, मतलब अनस्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो रहा है और पेन एट रेस्ट है, इसी के साथ अगर रेज्ड बायोमार्कर्स मिल जाते हैं तो दैट इज एनस्टेमी। और स्टेमी के नाम से पता चल रहा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी आपको। जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ना फिगर 5.3, बुक में नहीं है, ये मैंने यहाँ पर डाली है। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हमने ईसीजी कराई, हमें सबसे पहले एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल गया, ठीक है। और पहले तो हमें कार्डियक मार्कर्स कॉमनली जो नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन टेस्टिंग बाद में की तो पॉजिटिव मिले, तो दैट इज स्टेमी। जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल गया वो है स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर हमने ईसीजी में दूसरा देखा कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, कार्डियक मार्कर्स कराए हैं वो भी नेगेटिव है, तो अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। और अगर कार्डियक मार्कर्स पॉजिटिव हैं तो फिर वो एमआई ही है, लेकिन वो एनस्टेमी है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। ये 3 टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ये आपको एमसीक्यूज में बार बार जज किया जाएगा इन तीनों टर्म्स के ऊपर कि व्हाट इज अनस्टेबल एंजाइना, व्हाट इज एनस्टेमी, व्हाट इज स्टेमी। ये तीनों क्लियर है। ओके, ठीक है, सही हो गया। इसका क्वेश्चन आपको बार बार आएगा प्रॉफ के अंदर, इस दफा भी हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आया हुआ था। और एमसीक्यूज में जब हम कल हमने लीड्स की बात करनी है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने लीड्स पे बिल्कुल भी बात नहीं की है कि किस तरह ईसीजी पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस वॉल का एमआई है, इंफीरियर का, इंटीरियर का, पोस्टीरियर का। प्रॉफ में एमसीक्यू 2 एमसीक्यूज तो आपको एमआई के आएंगी हमेशा, ठीक है। और भी बाकी सीवीएस में से आ सकते हैं, लेकिन एमआई के हमेशा एमसीक्यूज आएंगे आपको। एक तो उनमें से हमेशा लीड्स का होता है। और ईसीजी का एक स्टेशन हर कॉलेज में ईसीजी का होता है, और वो एमआई की ईसीजी रखते हैं मोस्टली। तो उसमें आपको ये बताना होता है, एमआई का तो पता चल जाता है हिस्ट्री पढ़ के, ये बताना होता है ये किस वॉल का एमआई है, तो आपको उसके लिए लीड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी लॉन्ग केस में भी आपसे पूछी जा सकती है ईसीजी के बारे में। तो हम पूरी ईसीजी तो नहीं करेंगे, लेकिन जो ईसीजी हेल्प कर सकती है हमें एमआई को आइडेंटिफाई करने में, एटलीस्ट उतनी ईसीजी हम लोग लाजमी करेंगे। जो कल इसका पोर्शन है, आपको ये तो पता चल गया है ना कि अनस्टेबल क्या होता है, एनस्टेमी क्या होता है और स्टेमी क्या होता है। कल हमने बेसिकली फोकस रखना है अपना लीड्स के ऊपर कि किस वॉल को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा फोकस होगा एमआई का ट्रीटमेंट। आप घर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो पेशेंट को, सडनली आपके पास इतना टाइम नहीं है, टाइम बाय करना चाह रहे हो आप कि पेशेंट तब तक सरवाइव कर सके जब तक आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, तो वो क्या करना है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कल। और जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें जो टर्म्स हमारी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन जज होती हैं, जो हमें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें हम कल करेंगे। इसलिए मैंने इसको 2 दिन में रखा है, वरना ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है। आपको जो चीजें मैंने स्किप करने के लिए बोला है ना, यू कैन टोटली स्किप दैट, ठीक है। और जो चीजें करने के लिए बोला है आपने, उनको लाजमी करना है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, वो पूछ सकता है। और किसी को अगर बुक में अभी भी कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। ओके आयशा, आई विल ट्राई, मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन वो ये होता है 24 आवर्स के लिए बस शेयर होती है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको कि व्हाट इज स्टेबल एंजाइना, ट्रीट कैसे करना है उसको,
और अनस्टेबल का क्या टर्म होती है, अनस्टेमी क्या है, स्टेमी क्या है, ये सब कुछ क्लियर है सबको? और अगर किसी का कोई फीडबैक हो कि किस तरह मुझे चेंज करना चाहिए प्रैक्टिकल में, मतलब आप वाइवा हॉस्पी की बात कर रहे हो या प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये ईसीजी आपकी पूरी जिंदगी, आपका आपकी फैमिली में रिलेटिव्स आपके पास ईसीजी लेकर आएंगे सबसे पहले। फाइनल ईयर में होने की क्या, बल्कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो ला रहे होते हैं, लेकिन अब आके आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हाँ बिल्कुल, ऑस्पी ऑस्पी वाइवा में पूरा 5 नंबर का एक्सप्रेशन होता है एमआई का। ऑस्पी में आइडेंटिफाई करना होता है किस वॉल का एमआई है, और आगे ट्रीटमेंट भी यही पूछते हैं। हाँ जी, कैबेज बेसिकली ना, ये चीजें आपने सर्जरी में भी पढ़नी है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट पूरा कार्डियक सर्जरी का एक चैप्टर है, जिसका एक सवाल आना होता है प्रॉफ के अंदर, तो ये पूरी डिटेल आपने वहां पे पढ़नी है। तो यहाँ पर मेडिसिन में आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा, कोई प्रोसीजर नहीं पूछता आपसे, कभी भी नहीं पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ परफॉर्म ही नहीं होता मेडिसिन में प्रोसीजर। मेडिसिन में पीसीआई परफॉर्म होती है, परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, क्योंकि वो तो गाइड। अच्छा हाँ, बेड साइड कॉजेज आनी चाहिए आपको। अब जब साथ साथ पढ़ोगे ना, ये वाली कॉजेज इकट्ठी होती जाएंगी कि पेन की, चेस्ट पेन की क्या कॉजेज हैं। मैं भी कोशिश करूंगी साथ साथ आपको करवाती जाऊं जब सीवीएस कर रहे ना। तो बेड साइड को ना एटलीस्ट आपको, प्रैक्टिकल में तो बहुत मुश्किल है कि प्रैक्टिकल पढ़ के आना, परफॉर्म करके आने वाली अलग बात होती है और पढ़ के आना थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कॉजेज आनी चाहिए कि चेस्ट पेन की क्या कॉजेज हैं, एपेक्स बीट कहाँ से शिफ्ट होती है, कहाँ से ही होता है। ये चीजें मैं आपको सारी अच्छे से कराऊंगी जब हम वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस करेंगे, वो उनमें सारा कॉन्सेप्ट आता है इन चीज का, एपेक्स बीट का, शिफ्टिंग का, ये वाली सारी चीजें। अगर किसी का कोई वो हो, किसी की क्वेरी हो, वो क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, मैं दोबारा से आंसर कर दूंगी उसको। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो भी ग्रुप में बता देना मुझे, ठीक है? मेरी तरफ से डन है आज की क्लास। कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 10 o'clock पे। और मेरी क्लास जो होती है ना, थोड़ी सी ज्यादा चली जाती होती है, 11:30 तक भी चली जाती है। मुझे कोई इश्यू नहीं है पढ़ाने में। ओके, अल्लाह हाफिज।